देखेंगे कि x1 आ गया तो उसको x लिख दिया जाएगा। ओके मतलब दिस इज x1 मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ओके सो x2 अगर कहीं पे आएगा तो उसको y लिखा जाएगा, दिस इज मैथमेटिकल नोटेशन। ओके और x3 जब आएगा ना तो उसको z लिखेंगे। इस तरह का नोटेशन x1 x2 x3 जो है ना रिलेटिविटी में भी यूज होता है। ओके x1 x को हम x1 लिख देते हैं, y को x2 लिख देते हैं और z को x3 लिख देते हैं। और आपने देखा होगा जैसे ct लिखा हुआ है, ct को x4 भी लिख देते हैं। ओके या आयोटा ct को x4 लिख देते हैं। ठीक है तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, ये दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के x1 जहां पे भी आएगा उसको x ही लिखना है क्वाड्रुपल मोमेंट में। ऑलराइट so now here at far point potential will vary as okay। तो देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप सॉल्यूशन करेंगे ना, देखो अगेन हम आपको ये रिपीट कर देते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। ओके और ऐसे क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना होता है। ओके आपको कैलकुलेट करना होता है डाइपोल मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओके ये चेक करना होता है। ओके बिकॉज हमें पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालना है, पोटेंशियल एट फार पॉइंट निकालना है। ओके वो भी कैलकुलेट नहीं करना है पोटेंशियल, हमें उसका डिपेंडेंस बताना है। तो इसमें आप देखो सम ऑफ टोटल चार्ज करोगे ना तो जीरो आ रहा है क्योंकि इसमें माइनस क्यू है और इसमें प्लस क्यू है। ओके अब आप सम ऑफ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे ना, सम ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो वो भी जीरो आ जाएगा। ओके देखो कैसे जीरो आएगा, आप ये नोटिस करो कि जैसे यहाँ पे ये माइनस क्यू है तो माइनस चार्ज यहाँ पे दिख रहा है तो आपको यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है, तो ये माइनस से प्लस एक डाइपोल ऐसे बनेगा। ओके नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बताया गया, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ओके तो एक नेगेटिव लिए और एक पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ओके तो देखो एक डाइपोल इधर है तो एक डाइपोल इधर भी बन सकता है। ओके उसी तरह से अगर आप एक ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेते हो तो एक डाइपोल अगर आप इधर लेते हो, ओके तो एक डाइपोल आप इधर भी ले सकते हो। ठीक है ना, ये इस तरफ भी आप डाइपोल ले सकते हो। ठीक है तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके तो अपोजिट हो रहा है ना, तो ये कैंसिल हो सकता है। ओके दिस कैन कैंसिल आउट। ऑलराइट तो इसीलिए टोटल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो देखो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा ये बता पाना बहुत इजी है। ओके अब देख रहे हो जैसे देखने से ही समझ में आ जाता है, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ओके और इन जनरल जानते हो 2D सिस्टम है ना, ये 2D सिस्टम में इन जनरल ओके आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो क्वाड्रुपोल मोमेंट नॉन जीरो आता है। ओके जैसे इसमें भी आपने देखा तो वो 1D था, 1D में कभी कभी जीरो भी हो जा सकता है लेकिन 2D में जनरली नॉन जीरो होता है। ओके तो हम अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट इसमें कैलकुलेट करते हैं क्यू आई जे, तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो। ओके तो दिस विल बी नॉन जीरो, तो इसलिए पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r³। इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके देखो मोस्ट केसेस में ये रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है कि क्वाड्रुपोल मोमेंट अगर 2D सिस्टम है ना तो नॉन जीरो लिख सकते हो। ठीक है यू कैन राइट नॉन जीरो क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओके लेकिन 1D में चेक कर लेना बेटर होता है। ओके 1D में कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो आ जा रहा है। ओके तो अगर क्वाड्रुपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा तो फिर आप कहोगे कि ऑक्टुपोल वेरिएशन होगा, देन पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r⁴। ओके लेकिन फिर भी देखो अगर इसको आपको समझना है ना कि क्वाड्रुपोल जीरो नॉन जीरो कैसे आया, ओके तो हम ऐसा कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज, जैसे मान लो हम ये कैलकुलेट करते हैं, सी लेट अस कैलकुलेट Q12। ओके तो Q देखो आपको एक्सप्लेनेशन हम आपको बता रहे हैं कोई क्वाड्रुपोल जीरो नॉन जीरो कैसे आ गया। ओके तो देखो यहाँ पे अगर हम जैसे क्यू आई जे फॉर्मूले में ये बताया गया आपको समेशन। ओके अच्छा ये कंटिन्यूअस सिस्टम है तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। ओके यू कैन डू इंटीग्रेशन इस तरह से dq और यहाँ पे 3xi एंड xj माइनस r² डेल्टा ij। is that okay? So now here what we will do is I'll calculate Q12। देखो इसमें 1 2 इसलिए कैलकुलेट नहीं किया गया था ना कि हमें पता था कि ये 1D सिस्टम है ना तो 2 वाले टर्म सारे जीरो हो जाएंगे। 2 का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट। ओके तो y जीरो था तो वो जीरो आ ही जाता है इसमें। ओके तो इसीलिए Q12 हम लोग चेक नहीं किए थे क्योंकि हमें 6 टर्म में से कोई भी एक टर्म नॉन जीरो चाहिए था। ओके तो 1D में जानते हो 1D का केस जब होगा ना तो ज्यादा इजी होता है Q11 को चेक करना। ओके Q11 जीरो है या नॉट जीरो है वो आप चेक करो, अगर वो जीरो आ गया तो फिर हम Q22 या Q12 को चेक करेंगे। ओके Q12 तो 1D में हमेशा जीरो होगा। ओके क्योंकि 1 होगा x कोऑर्डिनेट और 2 होगा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी जीरो। ओके फॉर 1D सिस्टम। तो 1D सिस्टम में आप Q12 चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो तो जीरो होता ही है। ओके Q11 को ही हम लोग चेक करते हैं 1D सिस्टम में। ओके
या Q22 को चेक कर सकते हो, Q33 को चेक कर सकते हो, ठीक है। 2D सिस्टम में ज्यादा इजी होता है Q12 को चेक करना। अगर ये 0 आ जाएगा ना तो फिर हम Q11 वगैरह चेक करेंगे। अगर ये नॉट 0 आ गया तो फिर हम यहीं से अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे, ओके। क्योंकि आपको कंक्लूजन ये बताया गया ना कि एसिम्प्टोटिक वेरिएशन के लिए क्वाड्रुपोल का कोई भी एक टर्म अगर नॉन जीरो आ गया तो हम बोलेंगे क्वाड्रुपोल टर्म प्रेजेंट है, और अगर सभी जीरो आ जाएंगे तो बोला जाएगा क्वाड्रुपोल कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है, फिर ऑक्टुपोल कंट्रीब्यूशन आएगा, ओके। ठीक है, तो Q12 आप लिखोगे ना तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन DQ, ऑलराइट, एंड हियर 3, और ये यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। इज दैट ओके? 3x इंटू वाई। और ये डेल्टा 1 2 लिखोगे तो डेल्टा 1 2 क्रोनिकर डेल्टा, जब इंडिसेस डिफरेंट होते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, ओके। सो हियर यू गेट 3 एंड इंटीग्रेशन dq और x इंटू वाई, ओके। तो ये हमें पुट कर कैलकुलेट करना है Q12, ओके। तो देखो ये जानते हो बहुत इजीली बताया जा सकता है। देखो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पता करना है कि ये 0 है या नॉट 0 है। तो देखो 0 या नॉट 0 ये मैथमेटिक्स में बताना इजी होता है, ओके। आपको पूरा डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ओके। तो देखो ये जैसे हमारा सिस्टम है, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको सपोज कर लो वाई एक्सिस मान लिया, ओके। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ऑलराइट। तो देखो जितना चार्ज, आप देखो जैसे मान लो प्लस वाले को हम कंसीडर करें, तो जितना प्लस चार्ज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही प्लस चार्ज सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में भी है, ओके। तो आप कहोगे चार्ज डेंसिटी आइडेंटिकल जैसा है सभी पोर्शन में, ओके। तो इसमें देखो क्या है, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, ओके। दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूअस समेशन। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो चार्ज का सम वैल्यू आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ओके। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में कैलकुलेशन करेंगे ना तो सेकंड में भी चार्ज का वैल्यू तो उतना ही है, ओके। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो सेकंड से कंट्रीब्यूशन जो आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। तो इस इंटीग्रेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आएगा, ऑलराइट। तो जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट से उतना ही नेगेटिव आया, तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा, ओके। सो दिस, ओके, Q12 आपको लॉजिक देखो, हम लॉजिक से इसको कैलकुलेट कर, वी आर नॉट डूइंग कैलकुलेशन, हम लॉजिक से आपको बता रहे हैं सिर्फ। आप कहोगे कि जितना कंट्रीब्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा उतना ही कंट्रीब्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट से भी आएगा इस इंटीग्रेशन में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, इज दैट, सॉरी, नेगेटिव। तो आप कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, इज दैट ओके। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉजिटिव इंटीग्रेशन, सेकंड से नेगेटिव इंटीग्रेशन, तो सभी मिलकर 0 हो जाएंगे, ऑलराइट। तो Q12 तो 0 आ गया। एक बार अब इसको चेक करना पड़ेगा, इससे हमें आंसर नहीं पता चल पाया, ऑलराइट। तो एक बार Q11 चेक कर लेते हैं। तो देखो अब हम लोग Q11 निकाले थे ना, तो ये रिजल्ट आया था, ओके। तो इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि एक टर्म जब 0 आ जाएगा ना तो दूसरा टर्म आपको चेक करना पड़ेगा, ओके। तो DQ और ये हमारा हो जाएगा, बस समेशन की जगह इंटीग्रेशन लिख दिया और Q की जगह DQ लिख दिया गया, ओके। कंटिन्यूअस में इसी तरह से लिखते हैं, ओके। Q की जगह DQ लिख देते हैं और समेशन की जगह इंटीग्रेशन लिखते हैं। दिस विल बिकम 2x² और माइनस y², इज दैट ओके? 2x² माइनस y²। और क्या कहते हैं, ये z जो है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रहा है ना, तो z लिखने की जरूरत नहीं है, z विल बी 0, ओके। तो बस इतना ही लिख सकते हो आप, ओके। क्योंकि z कहीं पे भी, आप कहीं पे भी z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे वो 0 आएगा, तो ये 0 कर दिए, तो 2x² माइनस y², ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, ओके। अब आप देखो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ओके, व्हेन वी डू कैलकुलेशन, तो इसको इस तरह से लिख दो, इसे अगर हम ओपन करते हैं तो 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा DQ और इंटू x² और माइनस, ओके, DQ इंटू y², इस तरह से है, ऑलराइट। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे, यहाँ ये 2 टाइम्स आ रहा है और ये 2 टाइम्स नहीं है, ओके। तो ऑब्वियसली देखो जिस तरह से वेरिएशन x कोऑर्डिनेट का होता है ना सर्कल में, ओके, सर्कल में x और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि सर्कुलर है ना, सर्कल में x और y कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट होते हैं। सर्कल का इक्वेशन ऐसा होता है ना, x² प्लस y² इक्वल टू r², ओके। तो जिस तरह से x प्रेजेंट है उसी तरह से y भी प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो सर्कल में x और y इक्विवेलेंट है, ओके। जैसे देखो x एक्सिस भी इसके मिडिल से जा रहा है तो y भी मिडिल से जा रहा है ना, तो x एंड y आर
आइडेंटिकल एक्चुअली इन सर्कल। ओके, तो अगर आप ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे ना तो जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है ना। ओके, तो आप लॉजिक देखो, हम सिर्फ लॉजिक की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। आप इवेलुएट करना चाहते हो तो एग्जैक्ट इसका इंटीग्रेशन करके फिर हम लोग कैलकुलेशन बता सकते हैं। ओके, लेकिन लॉजिक से हम बता रहे हैं, देखो सर्कल में एक्स एंड वाई आइडेंटिकली प्रेजेंट है, तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस होने की वजह से ये ओवरऑल वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये एक्चुअली नॉन जीरो आएगा। ओके, सो दिस विल बी नॉन जीरो। ठीक है, देखो हम अब इम्फेसाइज क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो किया जा सकता है, एनीबडी कैन डू दिस कैलकुलेशन। ओके, ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ओके, क्योंकि एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, हमें सिर्फ ये पता करना है कि क्वाड्रुपोल टर्म जीरो है या नॉन जीरो है। तो हम लॉजिक से बता रहे हैं कि एक्स एंड वाई आइडेंटिकल है ना, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू दिस, बट ट्वाइस का फैक्टर होने की वजह से ओवर ये और ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो ये नॉन जीरो आ जाएगा। ऑलराइट, तो क्वाड्रुपोल नॉन जीरो। तो देखो हम वही आपको बता रहे थे कि 2D सिस्टम में जानते हो कोई ना कोई क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो हो जाता है। ओके, डेफिनेटली सम क्वाड्रुपोल टर्म इज नॉन जीरो फॉर 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे इसमें एक ये टर्म नॉन जीरो हो जा रहा है, इसमें 1 2 टर्म जीरो हो जा रहा था, इसमें 1 1 टर्म नॉन जीरो आ रहा है। ऑलराइट, तो Q11 नॉन जीरो आ गया, मतलब हम कहेंगे क्वाड्रुपोल क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो है। ओके, तो इसलिए क्वाड्रुपोल वेरिएशन होगा यहाँ पे। ओके, तो टोटल चार्ज जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो, तो इसलिए पोटेंशियल विल वेरी एज 1/r³। ऑलराइट, सो दैट्स द आंसर। ऑलराइट, ठीक है, तो जानते हो इतना एग्जाम के क्वेश्चन में जानते हो मतलब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ओके, आप क्वाड्रुपोल पे ज्यादा फोकस नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, जब भी 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया ना, आप क्वाड्रुपोल को डायरेक्ट जीरो लिख दो, सॉरी नॉन जीरो लिख दो। ओके, आप एज्यूम करो क्वाड्रुपोल कंट्रीब्यूशन ही होगा। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है ना, तो मतलब टोटल चार्ज जीरो आ गया, डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया, तो आप ये कह सकते हो क्वाड्रुपोल टर्म जो है ना वो नॉन जीरो होगा 2D सिस्टम के लिए। 1D में थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा आपको। ओके, 1D में कभी कभी जीरो भी हो जाता है। ओके, 3D का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता है। ओके, 3D में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, मतलब 3D का आता भी है ना, तो मतलब जनरली मतलब ऐसा होगा कि डाइपोल मोमेंट से ही आपको आंसर पता चल रहा है, या फिर 3D में भी बहुत सारे केसेस ऐसे ही आते हैं जिसमें क्वाड्रुपोल नॉन जीरो होता है। मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं कि एग्जाम में अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया ना, ओके, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम मतलब ज्यादा चांस है कि क्वाड्रुपोल नॉन जीरो होगा। ओके, तो अगर आपके पास टाइम है तो क्वाड्रुपोल चेक करो, अदरवाइज नॉन जीरो मान करके टिक कर सकते हो आप। ऑलराइट, ठीक है, अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि सिर्फ एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में आया है जिसमें क्वाड्रुपोल टर्म जीरो हो गया था, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन आए सभी में क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो आया। मतलब किसी भी एग्जाम में, ओके, इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी में क्वाड्रुपोल टर्म नॉन जीरो आ रहा है। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में ऐसा है जिसमें क्वाड्रुपोल टर्म जीरो है, वो हम अभी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, okay, so now let us discuss one example. This was asked in GATE exam. ठीक है, ये गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो क्वेश्चन उसमें फिगर नहीं बना हुआ था। ओके, क्वेश्चन वाज रिटन इन वर्ड्स एक्चुअली। ओके, ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो इज इक्वल टू सम, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। ठीक है, R² माइनस स्मॉल r², और सम कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो बीटा, ठीक है, और इनटू cos थीटा। दिस वाज द charge density in a sphere. Okay, so question was at large distance, ठीक है, at large distance potential, उसमें फील्ड पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड विल
वेरी एज। ओके, ऑप्शंस दिए हुए थे 1/r², बी 1/r³, सी 1/r4, डी 1/r5। कैन यू आंसर इट? ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम। ओके, तो अगेन देखो इसमें लिखा है ना एट लार्ज डिस्टेंस, तो ये जो स्टेटमेंट है ना एट लार्ज डिस्टेंस, इसी का मतलब होता है वेरिएशन, एसिम्प्टोटिक वेरिएशन एक्चुअली। ओके, वेरिएशन एट लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक वेरिएशन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हम स्टार्टिंग के डेमो क्लास में भी मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक को हम डिस्कस करते रहे हैं जो मतलब आप कुछ सीख करके ही जाओगे। ओके, यू विल लर्न समथिंग। ऑलराइट, और डेफिनेटली जितना डिटेल्स में हम आपको बता दे रहे हैं ना, यू विल नॉट गेट सच डिटेल्स एनीवेयर एल्स। ओके, नाउ एक बार आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम बताएंगे। आंसर टू दिस क्वेश्चन, फिर से हम लोग देखो इसमें कोई पोटेंशियल वगैरह, ये सॉरी फील्ड के बारे में पूछा गया है तो हम फील्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, हम लोग चार्ज के बारे में थिंक करेंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में थिंक करेंगे और क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में थिंक करेंगे। ओके, सो ऑल्दो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, बट वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, वी विल हैव टू कैलकुलेट चार्ज, डाइपोल मोमेंट और क्वाड्रुपोल मोमेंट। ओके, ठीक है, देखो इसका सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें बोला गया है स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें देखो एक आर डिपेंडेंस दिया हुआ है और एक थीटा डिपेंडेंस दिया हुआ है। ओके, तो स्फेयर में देखो फॉर स्फेयर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो फॉर स्फेयर थीटा, स्फेयर में थीटा का जो लिमिट हम लोग लेते हैं ना वो होता है 0 to π। ओके, ये मतलब अब ये कहां से आया वो अभी हम बहुत डिटेल में बता नहीं रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारा फोकस है सिर्फ अभी डाइपोल मोमेंट पे। ओके, मतलब एसिम्प्टोटिक वेरिएशन पे फोकस हम लोग कर रहे हैं। हम वेक्टर कैलकुलस का एक दो क्लास हम ले लेंगे। ओके, जब हम लोग ईएमटी स्टार्ट करेंगे ना तो स्टार्टिंग में जो 13th ऑनवर्ड जो क्लासेस होगी, ओके, तो उसमें ईएमटी की क्लास में स्टार्टिंग में कुछ मैथमेटिकल डिस्कशन हम कराएंगे। ओके, जिसमें ये सभी चीजें आपको बता दी जाएगी कि थीटा का लिमिट स्फेयर में 0 to π वगैरह कैसे होता है। ओके, so these things we will discuss in the beginning itself on 13th and 14th ऑफ दिसंबर। ओके, अभी तो जस्ट हमने रैंडमली ये टॉपिक सिलेक्ट करा है। ओके, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स बताया नहीं जा रहा है आपको। ओके, तो देखो ये स्फेयर में थीटा का लिमिट होता है 0 to π। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, तो अगर आप कॉस का वेरिएशन 0 to π देखेंगे ना, देखो कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा 0 वर्सेस थीटा अगर हम प्लॉट करते हैं तो 0 पे कॉस थीटा 1 होता है। ओके, और ठीक है ये थीटा 0 है और पाई पे ये -1 हो जाता है। ओके, इस तरह से, तो और π/2 पे 0 हो जाता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ओके, ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर कॉस थीटा। ओके, यहाँ से ये ऐसे है, ये π/2, यहाँ पे π/2 होगा और हियर इट इज पाई। ठीक है, तो देखो 0 से पाई में अगर आप कॉस थीटा का वैल्यू देखते हैं ना तो जितना पॉजिटिव है, ओके, उतना ही नेगेटिव भी है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। इज दैट ओके? सो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, इसीलिए क्या है कि हम कहेंगे कि जितना पॉजिटिव, क्योंकि जितना पोर्शन पॉजिटिव आ रहा है उतना ही पोर्शन नेगेटिव भी आ रहा है, तो आप कहोगे कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। ओके, सो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इन दिस स्फीयर बिकॉज ऑफ दिस कॉस वेरिएशन। ओके, तो इसीलिए इसमें सम ऑफ चार्ज जो होगा दैट इज 0।
ओके इस लॉजिक से फिर से हम आपको बता रहे हैं, कैलकुलेशन करके तो दिखाया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा बेटर होगा अगर आप लॉजिक से आंसर करना सीखो। ओके क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम कैलकुलेशन पे डिवोट नहीं करना होता है। दीज आर इजी क्वेश्चंस। इसे बस हमें कुछ लॉजिक आपको जो बताया जा रहा है उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ओके स्लोली तो आप भी इस तरह से आंसर कर पाएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। ओके ठीक है, तो इसमें यहां से देखें आप कि सम ऑफ चार्ज जो है वो 0 आ रहा है। ऑलराइट क्योंकि जितना पॉजिटिव पोर्शन है कॉस्ट के वेरिएशन में उतना ही नेगेटिव पोर्शन है। ऑलराइट नाउ डाइपोल मोमेंट की बात अगर हम करें, ओके तो एक बार स्फीयर आपको बना के देखना होगा, स्फीयर में चार्जेस कैसे आएंगे। तो देखो जीरो से π/2 तक पॉजिटिव चार्ज है और फिर π/2 से पाई तक नेगेटिव चार्ज है। ओके अच्छा अभी आप ये नहीं पूछोगे हमसे कि 0 से पाई थीटा कैसे हुआ, स्फीयर तो पूरा राउंड होता है, तो 0 से 2 पाई क्यों नहीं हुआ। ओके आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थीटा 0 से पाई होता है स्फीयर में। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में बताया जाएगा। ओके जब हम टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 13th ऑनवर्ड। ओके अभी आप ये एक्सेप्ट कर लो कि थीटा इतना होता है स्फीयर में। ओके नाउ हियर हम एक स्फीयर बना देते हैं। ठीक है दिस इज स्फीयर। तो स्फीयर में थीटा जो है ना, हालांकि हम आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखो बता देते हैं। ओके थीटा का अगर आपको कभी आपने देखो आपने 12th में भी स्फीयर पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, एमएससी में भी। ओके लेकिन अगर आपको ये थीटा का लिमिट नहीं पता चला है ना, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा थीटा का लिमिट 0 से पाई कैसे होता है। ओके देखो इसको समझने के लिए आप इस तरह से थिंक करो, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके इसको आप ऐसे रोटेट कराते हो ना, इफ यू रोटेट इट, तो इसको रोटेट करेंगे तो अगर हम ये पूछते हैं कि इससे सरफेस जो जनरेट हुआ वो क्या है। ओके तो आप कहोगे कि स्ट्रेट लाइन को ऐसे रोटेट करने से जो सरफेस जनरेट हो रहा है दैट इज कोन। ओके तो हम अगर जैसे एक स्ट्रेट लाइन को रोटेट करने से कोन जनरेट होता है, अगर आप इसको ऐसे रोटेट कर दें चारों तरफ एकदम पूरा इस तरह से पूरा एक राउंड रोटेशन दे दें तो एक कोन जनरेट होता है। तो अगर हम पूछते हैं कि इफ वी वांट टू जनरेट ए स्फीयर देन विच लाइन वी शुड रोटेट। ओके तो देखो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो एक सेमी सर्कल हम लेते हैं, इफ आई टेक ए सेमी सर्कल और इसको हम एक फुल रोटेशन दे देते हैं। ओके यू टेक ए सेमी सर्कल एंड गिव इट ए फुल रोटेशन अराउंड इट। ओके पूरा एक फुल रोटेशन दे दो सेमी सर्कल को, तो इससे जो सरफेस जनरेट होगा ना दैट विल बी ए स्फीयर। ओके तो सेमी सर्कल के लिए जो एंगल डिफाइन होता है ना, देखो यहां से लेकर यहां तक उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया और यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई। तो हम लोग स्फीयर में जो थीटा का लिमिट लेते हैं वो एक सेमी सर्कल पे लिया जाता है और फिर बोला जाता है कि सेमी सर्कल किया जाता है और फिर बोला जाता है कि सेमी सर्कल को हम फुल रोटेशन देंगे तो इससे जो इस सरफेस जनरेट होगा दैट विल बी ए स्फीयर। ओके तो ये जो फुल रोटेशन की बात की जा रही है ना इसके चारों तरफ, ओके उसको बोलते हैं फाई रोटेशन। तो फाई जो होता है उसमें 0 to 2 पाई हो जाता है। ओके सो फाई इज 0 to 2 पाई। तो स्फीयर जनरेट करने के लिए हमें एक सेमी सर्कल पहले लेना होता है 0 से पाई तक और उस सेमी सर्कल को फुल रोटेशन